सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ शॉक, जो कि एमएसएन का एक टॉपिक है। मोस्टली इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो कभी कभी ऐसे शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं, या फिर हो सकता है कि एक पूरा बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि शॉक क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, और हर एक को अच्छे से डिफ़ाइन करना, पैथोफिजियोलॉजी, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो शौक एक टॉपिक है, बच्चे इससे थोड़ा ऐसे हैं कि इसको लेस सीरियस लेते हैं, लेकिन आजकल इसके पे जो है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शॉर्ट नोट में पूछा था कि न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शॉक है। तो मैं इससे अपने जो नोट्स हैं मैं आपको वो शो करूँगी, जो हमें अच्छे से प्रॉपरली शॉर्ट एंड सिंपल नोट्स बनाए हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हम क्या है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो shock may be defined as inadequate delivery of oxygen and nutrient to maintain normal tissue and cellular function। शॉक क्या होती है? एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या है, जो ऑक्सीजन जो जितने डिलीवर होनी चाहिए हमारे टिश्यूज़ को और सेल को, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं टिश्यूज़ और सेल के, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, shock is defined as a complex life-threatening condition which is characterized by inadequate blood flow and oxygen to the tissue and the cell of the body। सेम बात यही है कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है वो इनएडिक्वेट है, तो ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ तक पहुंच नहीं पाएगी, तो शॉक कंडीशन जो है वो अक्कर हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ज़्यादा लेंथी ये टॉपिक है नहीं, अच्छे से इसको पढ़ लो बस एक बार, और एक दो बार इसको रिवाइज कर लो, हो जाएगा, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक, ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई इट मे बी कार्डियोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक। तो दो टाइप से क्लासीफाई किया है। एक तो है कि जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो कौन सा शॉक होता है, या फिर जब जो ब्लड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अबनॉर्मल हो, मतलब हर ऑर्गन या टिश्यूज़ तक जो ब्लड है वो अबनॉर्मली पहुंच रहा हो, सही से नहीं पहुंच रहा हो, तो ये इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले है ड्यू टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई इट मे बी कार्डियोजेनिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक। इसमें थोड़ी आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिख सकती है, क्योंकि मैं जो नोट्स है वो फास्ट बनाती हूँ, या फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको दिखेगी, वो मैं आपको ढंग से बता दूंगी, आप उसको देख लेना, ठीक है। आप तो सिर्फ समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो। देन सेकेंड वन इज़ ड्यू टू अबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। तो इसमें ये तीन टाइप हो गए, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक एंड एलर्जिक शॉक। जिसने भी ये टॉपिक पहले मान लो कभी पढ़ा नहीं है तो उसके लिए भी बहुत ईजी होने वाला है। देखो इनके जो नाम है उसी के अंदर जो है इनका सब मेन काम जो है छुपा हुआ है। कार्डियोजेनिक रिलेटेड टू आप समझ सकते हो सर्कुलेटरी से हो गया, ठीक है। हाइपोवोलेमिक मतलब कोई वॉल्यूम से रिलेटेड है, कोई फ्लूइड से रिलेटेड है। सेप्टिक मतलब ब्लड से। न्यूरोजेनिक मतलब कि कोई हम कहेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एंड एलर्जिक का तो आपको समझ आ ही जाता होगा कि एनाफाइलेटिक रिएक्शंस जो होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल क्लासिफिकेशन की, मतलब उसमें सारे आ जाते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एटसेट्रा, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मेन जो पैथोफिजियोलॉजी है शॉक की वो इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू रिस्क फैक्टर एंड प्रेसिपिटेटिंग कॉज ऑफ शॉक, मतलब कि कोई रिस्क फैक्टर के कारण या फिर कोई ऐसे कारण की वजह से शॉक होगा, तो क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेटरी ब्लड फ्लो, वो क्या होगा, कम होगा। ब्लड फ्लो कम हो रहा है मतलब कि जो कार्डिक आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा। उसकी वजह से सेल हैज़ लेक इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई विच लीड टू डिक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इन द सेल। समझ गए। अब जैसे ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो सेल के पास प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई जो है हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है सेल में नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसको ही हम क्या कहेंगे, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूज़न। टिश्यू परफ्यूज़न एक जो वर्ड है इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रहा, न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है, और जो ब्लड सप्लाई है, इन तीनों को मिलाकर हम कह सकते हैं, ठीक है।
या फिर हाइपोक्सिया की कंडीशन अकर होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन होगा, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होगा, अकुमुलेशन होगा और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म अकर होगा। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लैक्टिक एसिड अकुमुलेट होगा तो एनारोबिक जो कंडीशंस हैं वो होंगी। देन मेटाबॉलिकल एसिडोसिस हो गया। अब हो रहा क्या है कि जो बॉडी है उसका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो सीज हो रहा है। सीज होगा मतलब कि स्टॉप हो रहा है, ठीक है, और डिसफंक्शन अकर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन, टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इन द सर्कुलेशन एंड डैमेज कैपिलरी एंडोथेलियम। अब जैसे सेल का फंक्शन सही से नहीं हो पा रहा तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, मतलब ब्लड फ्लो में जा रहे हैं। अब ब्लड जो है वो भी इम्प्योर हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, न्यूट्रिशन भी कमी हो गई है, सेल ने फंक्शन जो करना था वो नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस सर्कुलेशन में होंगे और जो एंडोथेलियम है उसको क्या करेंगे, डैमेज, जिसकी वजह से क्या होगी, टिश्यू या फिर जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। आई थिंक इसको आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम स्टेजेस पढ़ेंगे। स्टेजेस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे लगेगा कि आपको मतलब टाइम लेना पड़ रहा है, याद नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा। देखो, इनिशियल स्टेज, सेकेंड वन इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, थर्ड वन इज़ प्रोग्रेसिव एंड फोर्थ इज़ इरिवर्सिबल। जो नॉन प्रोग्रेसिव है उसको हम कंपनसेटरी भी कहते हैं और जो प्रोग्रेसिव है उसको हम रिवर्सिबल भी कहते हैं। तो 4 टाइप हो गए इसके, इनिशियल स्टेज, सेकेंड इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड फोर्थ वन इज़ इरिवर्सिबल स्टेज। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज का मतलब ये आपको समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग की स्टेज में क्या होगा जब शॉक होता है। तो स्टार्टिंग में क्या है, कोई भी बीमारी होती है आपको भी पता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा सिम्टम शो नहीं हो पाते हैं, साइन ऑफ डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी वगैरह ये ज़्यादा, मतलब इसके जो साइन है वो नहीं पता चलेंगे स्टार्टिंग में। बट जो बॉडी है थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसमें इम्बैलेंस की जो कंडीशन है वो रिस्पॉन्ड करने लगेगी हमारी बॉडी। इनिशियल स्टेज में समझ आ गया इतना ही। देन कंपनसेटरी जो कि कैसी है, नॉन प्रोग्रेसिव है। आप समझ सकते हो पहले प्रोग्रेसिव कैसे आ सकता है, नॉन प्रोग्रेसिव भी आएगा ना। नॉन प्रोग्रेसिव का मतलब है वो भी ज़्यादा प्रोग्रेस में नहीं है, शॉक अगर डेवलप हो रहा है तो, ठीक है। कंपनसेटरी है मतलब कि अगर शॉक है या होने वाला है तो उसको हमारी जो बॉडी है वो कंपनसेट कर सकती है, उसको सही उसी स्टेज में ला सकती है। तो जो फीचर है शॉक के यहाँ पे जो है दिखाई देने लगते हैं, तो बॉडी क्या करती है, ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करती है, ट्राई करती है कि वापस से जो कंडीशन है सही होने लगे, ठीक है। दैट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस होने नहीं देगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी शो करती है, आपको पता है। सो बॉडी ट्राई टू रिस्टोर ब्लड सप्लाई बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। थर्ड इज़ प्रोग्रेसिव जो कि रिवर्सिबल है। अब होता क्या है इसमें, कंडीशन बिकम मोर सीरियस ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रिड्यूस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब थर्ड वाला है प्रोग्रेसिव स्टेज है, तो जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्या है, कॉन्टीन्यूस ब्लड सप्लाई कम होती जा रही है, तो सीरियस कंडीशन आ गई, जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, ब्लड सप्लाई जीआईटी तक नहीं हो जाएगी, मतलब डिक्रीज़ हो जाएगी, किडनी में भी अच्छे से ब्लड जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, हाइपो परफ्यूज़न हो जाएगा और डिक्रीज टिश्यू परफ्यूज़न, समझ गए ना, न्यूट्रिशन, ब्लड और जो भी आपका ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच रहा, ठीक है। इनिशियल फेलियर ऑफ कार्डिक आउटपुट, ये इसके अंदर हम बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो इनिशियल फेलियर होगा कार्डिक आउटपुट का, क्योंकि आपको पता है ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है इस पर। रीनल फंक्शन हमने देख लिया, किडनी में हाइपो परफ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। इम्पेयर्ड गैसियस एक्सचेंज, मेटाबॉलिकल एसिडोसिस, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ब्लड में यूरिया नाइट्रोजन का जो लेवल है एलिवेटेड हो जाएगा, सीरम, जैसे कि आपको पता है लीवर काम अच्छे से कर ही नहीं रहा, तो लॉस ऑफ फंक्शनल एबिलिटी ऑफ लीवर, तो क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है एलिवेट हो जाएंगे। डिसफंक्शन ऑफ हेमेटोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है, ब्लड के जो भी फंक्शन है, जो भी हमारे काम करते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड, अभी हमने पढ़ा था ना पैथोफिजियोलॉजी में, क्या हो रहा है, टॉक्सिसिटीज़ हो रही हैं। देन मायोकार्डियल डिसफंक्शन विच लीड टू इस्चीमिया, ऑक्सीजन की कमी।
फिर है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, फाइनल स्टेज है शॉक की, कार्डियक आउटपुट तो कम होता ही है, साथ में कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आता है, जिसकी वजह से क्या होता है इस स्टेज में, ड्यू टू एक्सट्रीम रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। तो ये आप अच्छे से समझ लो, रिवर्सिबल नहीं है ये, इसको वापस से सही नहीं किया जा सकता, बहुत ये वास्ट जो वर्स्ट कंडीशन है वो है। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर जो है लॉस, रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग दैट इज़ टैकीअपनिया, टैकीकार्डिया, मतलब कि जो रेस्पिरेटरी, और हमने अभी यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ी, कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट इसी के अंदर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, रैपिड एंड वीक, ठीक है, ये इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोल्ड एंड काम स्किन, डिजीनेस, फेंटिंग, ओलिग्यूरिया, जनरल वीकनेस दैट इज़ इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये आप बना के, मतलब ये तो आप अच्छे से लिख ही सकते हो, ऐसे कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि इसमें क्या है, ये फाइनल स्टेज ऑफ शॉक है, इसमें क्या है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो आपको लिखनी है। हमने दो मेन चीज़ पढ़ी, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है और रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है, तो दोनों की वजह से जो भी सिम्टम्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो ईजी है, कोई इतना हार्ड है नहीं, ठीक है। इसके लिए आगे टेस्ट भी लिखे हुए हैं, वो आपको मैं अभी शो करती हूँ, जैसे कि बीपी दैट इज़ यूजुअली लेस देन 90 सिस्टोलिक बीपी, तो ये टेस्ट मतलब है, ठीक है। ये है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वीक पल्स या हिस्ट्री कलेक्शन से फिजिकल एग्जामिनेशन कराओगे, एपीजी एनालिसिस कराओगे, ईसीजी करा सकते हो पेशेंट का, सीबीसी या ब्लड कल्चर, ठीक है, चेस्ट एक्सरे हो सकता है, पल्मोनरी और आर्टरी प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर सीएसएफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम शॉक के टाइप पढ़ रहे हैं, स्टेजेस हमने पढ़ ली, स्टेजेस बहुत इजी थी, इनिशियल, फिर नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड आपको ना याद रखना है, ठीक है, जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना होता है। A shock condition due to excessive fluid loss from the body is termed as hypovolemic shock, and this is the most common type of shock. ये क्या बोल रहा है कि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया है बॉडी के अंदर, किसकी वजह से, मतलब कि कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से क्या है, बॉडी में जो है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया। अब एक्सेसिव फ्लूइड लॉस का मतलब होता है, ज़्यादातर ये रिलेटेड होता है कि जो प्लाज्मा लेवल है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो कम हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से वीनस रिटर्न भी कम हो गया, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से टिश्यू परफ्यूज़न हो रहा है, आपको पता है टिश्यू परफ्यूज़न हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रही, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो गया। तो ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई इसकी हाइपोवोलेमिक शॉक की। अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर कुछ और चीज़ें, ठीक है। दिस शॉक इज़ मोस्टली बीओ इनसफिशिएंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम, ठीक है, ये जो मोस्टली बेस्ड है किस पे, इनसफिशिएंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम। अब जैसे हाइपोवोलेमिक है तो सफिशिएंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम, मतलब कि जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अभी मैंने आपको बताया था फ्लूइड वॉल्यूम जो है, जो कि एक्सेस फ्लूइड लॉस हो गया इसमें। मेनली आप याद रखना, जो प्लाज्मा होता है दैट इज़, उसमें वाटर 96% होता है, वो कम हो रहा है, फ्लूइड कम हो रहा है, तो ब्लड की वजह से ही हो रहा है ना कुछ, तो यहाँ हो गया इनसफिशिएंट सर्कुलेटरी वॉल्यूम। अब देखो, दिस टाइप ऑफ शॉक इज कैन कोज मैनी ऑर्गन टू स्टॉप वर्किंग, इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन अपना काम करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अदर जो हम इसके कारण अभी देख सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया विद लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमोरेज हो गया, बर्न विद लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये तो मैंने आपको बता दिया मेन चीज़ है प्लाज्मा, यहाँ पे डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, इसकी वजह से भी मतलब हो सकता है, ये इसके कारण है। लॉस ऑफ आईवी फ्लूइड विच मे लीड टू शॉक, एंड इसकी वजह से क्या होगा, शॉक की कंडीशन जो है पेशेंट में वो है डेवलप हो जाएगी। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो रहा है। देन हम अब चलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक पे, ठीक है।
A neurogenic shock occur when dysfunction or injury to the nervous system which cause extensive dilation of the peripheral blood vessel. Neurogenic is related to nervous system. नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी होने के कारण या डिसफंक्शन होने के कारण जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सटेंसिव डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, तो उसकी वजह से शॉक की कंडीशन डेवलप होगी। अब हम देखते हैं कैसे। दिस टाइप ऑफ शॉक occur due to the spinal cord injury, usually as a result from trauma and accidental invertebrate, ठीक है, या तो स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी हो गई या ट्रॉमा की कंडीशन है, एक्सीडेंटल, ठीक है, इनवर्टिब्रेज, कुछ स्पाइनल, आप समझ रहे हो, स्पाइन जो है वो मेन रोल प्ले करती है ब्रेन में। वो हम अगर हम बात करें ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो रहा है या कुछ भी इंजरी हो रही है तो स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो मेन रोल है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर डिसफंक्शन हो गया तो शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो है अच्छे से समझाया गया है, आप देखो। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट, अब वेसोडाइलेशन होगा, किसका होगा वेसोडाइलेशन, जो पेरिफेरल जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं उसका हो गया वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन की वजह से हार्ट रेट कम, हार्ट रेट कम तो वीनस रिटर्न भी कम, वीनस रिटर्न कम तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है टिश्यू में जा रही थी वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तो आ ही नहीं रहा, डीऑक्सीजनेटेड बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो टिश्यू तक है वो नहीं जा पाएगी ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अदर कॉजेज भी हैं इसकी, जैसे फीवर हो गया, मेटाबॉलिकल डिस्टर्बेंस हो गया, हीमोरेज हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, या फिर कोई इंजरी हो गई है स्पाइनल कॉर्ड में, इसके रीजंस हैं। आई थिंक इट क्लियर। अब हम सेप्टिक शॉक की बात करेंगे। जो सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, वो क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सेप्टिक शॉक, तो ये अक्कर होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ कोई भी ऐसे एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, वेजो एक्टिव सब्सटेंस, एंड इट इज़ नॉट कॉमनली कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई, निमोनिया एट्सेट्रा। तो ये होता है एंडोटॉक्सिक शॉक, इसको एंडोटॉक्सिक शॉक भी बोलते हैं। मेनली ये जो होता है ये किसके कारण होता है, कोई भी वेजो एक्टिव सब्सटेंसेस के कारण होता है। सेप्टिक जो है रिलेटेड टू ब्लड है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। मोस्टली किसके कारण होता है, कोई भी इकोलाई बैक्टीरिया, न्यूमोनिया है, इसके कारण ये होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पैथोफिजियोलॉजी देखो इसकी इजी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ या कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से हमारी मतलब बॉडी में स्क्रीशन होगा साइटोकाइनिन, दैट इज़, ठीक है, और एंडोटॉक्सिन्स, तो परमेबिलिटी जो है, कैपिलरी परमेबिलिटी वो बढ़ेगी, डायलेशन होगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल टिश्यू डैमेज होंगे। हर चीज़ में आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमारी बॉडी जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करती है, कोई भी चीज़ आती है तो, ठीक है, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी कैपिलरी, एंड जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पेरिफेरल डायलेट हो जाएंगे और टिश्यू जो है डैमेज हो जाएगा। अब टिश्यू डैमेज हो रहा है तो आप समझ रहे हो ना, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, मेजरली ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक की कंडीशन डेवलप होगी, ब्लड के अंदर हो रहा है मेनली ये सब, तो ये सेप्टिक शॉक हो गया, ठीक है। आई थिंक आप सो नेक्स्ट इज एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या है, एलर्जी रिलेटेड है। इट इज़ एन acute life threatening condition due to hypersecretion like drugs, chemical, vaccine, flu, सॉरी यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी लिखा हुआ है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण हो सकता है, कोई भी ड्रग के कारण, कोई वैक्सीन के कारण हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो हो सकती है हमारी बॉडी में, तो इसके कारण ये सब जो कंडीशन है वो अक्कर होती है। अब हम इस शॉक का जो है मेन मैकेनिज्म जो है फिजियोलॉजी वो पढ़ते हैं। कोई भी एलर्जी हुई, वेसोडाइलेशन हो गया, ये तो आपको मैंने हर जगह बताया, तो फ्लूइड लीड फ्रॉम ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या होगा, एलर्जिक शॉक डेवलप होगा। एलर्जिक शॉक डेवलप होने के वजह से क्या है, शॉक मतलब कंडीशन आ गई है बॉडी में, ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगा नहीं। कारण हमने अभी वैसे देख लिए हैं बट हम अलग से भी पढ़ लेते हैं, दैट इज़ ड्रग, हाइपर सेंसिटिविटी, फूड प्रोडक्ट जैसे कि सी फूड, नट्स, पीनट्स एट्सेट्रा,
then insect bite, vaccine, and sometimes blood pressure. I think it's clear to everyone. It is a condition of shock caused by cardiac disease like myocardial infarction, cardiac injury. In this condition, the heart is unable to supply sufficient blood into the body part. अब देखो, कार्डियोजेनिक मतलब कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड है। तो कुछ कार्डियक डिजीज़ होती हैं जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया, कार्डियक इंजरी हो गई, जिसकी वजह से क्या है, हार्ट जो है अनेबल है सप्लाई सफिशिएंट ब्लड फ्लो, मतलब सफिशिएंट ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाएगा दूसरे पार्ट तक। जब हार्ट में ही प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई करवाता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, वही नहीं कर पाएगा, अनेबल है। तो बॉडी में शॉक की कंडीशन तो ऑब्वियसली डेवलप होगी ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, जो कि कार्डियोजेनिक शॉक जो है इज़ अ स्टेट इन विच द हार्ट हैज़ बीन डैमेज सो दैट इट इज़ अनएबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द ऑर्गन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। कारण क्या हो सकते हैं, रप्चर ऑफ हार्ट वेसल्स, acute myocarditis, and stage heart disease, traumatic injury to the heart, severe dysrhythmia etc. ये सब इसमें हो सकता है। अब हम इसकी दो चीज़ें पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी में। एक होती है डिसरिथमिया के कारण और एक होती है अबनॉर्मेलिटी होने के कारण। ठीक है, डिसरिथमिया का इधर लिखा हुआ है तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और अबनॉर्मेलिटी का इधर लिखा हुआ है। ठीक है, डिसरिथमिया हो रहा है, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रॉब्लम्स होंगी मतलब ब्लड में। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम, कार्डियक आउटपुट कम। इजी है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। अगर ब्लड वाला चैप्टर, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी सही से नहीं आती है तो आप ये समझ नहीं पाओगे, तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी सही से आनी चाहिए। देन है अबनॉर्मेलिटी, डिसफंक्शन हो रहा है कोई, तो पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी प्रेशर बढ़ा तो इडीमा जनरेट होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगा, दोनों की वजह से क्या होगा, सेल में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो जाएगा, एंड क्या कॉज होगा, कार्डियक जो कार्डियोजेनिक शॉक है वो अकर हो जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। देन हम बात करते हैं जो भी मेडिकल मैनेजमेंट हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम उसका जो एयरवे है उसको मेंटेन करेंगे। रैपिड इन्फ्यूज़न टू ट्रीट हाइपोवोलेमिक कंडीशन, दैट इज़ कॉमन IV फ्लूइड्स उसको देंगे जिसमें 0.9% NS होगा, रिंगल लैक्टेट होगा। ठीक है, कई बारी क्या होगा, सम टाइम लिखा है एल्ब्यूमिन। ठीक है, उसके बाद है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ डन इफ़ नीडेड, अगर उसको ज़रूरत है ब्लड चढ़ाने की तो वो भी उसको मेडिकल मैनेजमेंट में दिया जाएगा। 100% सैचुरेटेड ऑक्सीजन उसको एडमिनिस्टर करना होगा, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन की कमी हो गई है बॉडी में। कंट्रोल एक्सटर्नल ब्रीदिंग बाय अप्लाइंग, जो भी ये तो मैं खुद ही भूल गई मैंने कितनी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। अगर ये मुझे भी खुद नहीं समझ आ रहा मैंने क्या लिखा हुआ है। आई थिंक मैंने ये डायरेक्शनल प्रेशर या फिर प्रेशर ड्रेसिंग लिखा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ यहाँ पे करेंगे, जैसे कि कुछ थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे ये आ सकता है। बाकी मैं इसका अगर पता चलेगा तो आपको कमेंट में लिख दूँगी। उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल, जैसे कि डोबुटामिन दे सकते हैं। ठीक है, डोपामिन दे सकते हैं, एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, नोरएपिनेफ्रिन दे सकते हैं। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया एज ए मेडिसिन जो हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक के लिए भी लिखी हुई है, जैसे कि जो सेप्टिक शॉक था, एंटीबायोटिक थेरेपी एज प्रेस्क्राइब अगर है, पर द सोर्स या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। फिर एनाफाइलेटिक की वजह से एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर जो हमने पढ़ा दैट इज़ कार्डियोजेनिक शॉक, उसमें हम डोपामिन और डोबुटामिन देंगे। हाइपोवोलेमिक में IV फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे देंगे, क्योंकि आपको पता है एक्सेस फ्लूइड लॉस हुआ है इसमें। और न्यूरोजेनिक में एपिनेफ्रिन और वैसोप्रेसिन्स दे सकते हैं। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। ईजी वे में मैंने बताया, कोई हार्ड है नहीं है। ठीक है, उसके बाद है
डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग, डायरिया एंड हाई फीवर। इसके नर्सिंग मैनेजमेंट है, इसके इंटरवेंशन आपको खुद को लिखने पड़ेंगे। इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू हाइपोवोलेमिया और इनएडिक्वेट कार्डिक आउटपुट। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू रैपिड रेस्पिरेशन एंड सेप्टिक शॉक। एंजाइटी ड्यू टू दिस कंडीशन, ठीक है। पेन रिलेटेड टू सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन और अननोन आउटकम, या फिर नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन और अनफेमिलियर कंडीशन। आई थिंक ये जो है आप खुद लिख सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट के जो इंटरवेंशन है, बस आपको नर्सिंग इंटरवेंशन तो लिख सकते हो बट मैनेजमेंट अच्छे से लिखना आना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट शॉक, आई थिंक इट्स क्लियर। तो जो शॉक का जो टॉपिक है ना, इतना हार्ड है नहीं जितना हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो ये जो है आपका हो जाएगा। और एग्ज़ाम में कई बार इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको देख लो। हाइपोवोलेमिक न्यूरोजेनिक, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।